तो आज हम लोग इकोसिस्टम के अगले लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट लेक्चरों में से एक लेक्चर आता है, क्योंकि आज हम इसमें जितने भी इकोसिस्टम के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स के जो साइकिल हैं उन सारे साइकिलों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, वो वाटर साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, या कार्बन कार्बन साइकिल हो, या आपका फास्फोरस साइकिल हो, या कैल्शियम साइकिल हो, या आपका क्या कहते हैं, जितने भी साइकिल हैं इस सबसे सभी साइकिलों को हम इसमें कवर करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल होगा वह होगा नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट कराने के लिए इसमें कई सारे बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, जिस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आप बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, इसमें हम सारे साइकिल जो होंगे आज कवर कर देंगे। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चरों में से एक लेक्चर होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह होता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल पे कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप अगर बीएचयू एंट्रेंस या अन्य तरह के मास्टर डिग्री के लिए यानी पीजी के लिए आप अगर एंट्रेंस की तैयारी करते हैं या किसी कॉलेज में आप एंट्रेंस के लिए एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे काफी अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये काफी कंपल्सरी लेक्चरों में से एक लेक्चर होगा और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। इसमें जो भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक अगर सबसे पहले हम साइकिल पढ़ेंगे वह होगा आपका एटमॉस्फेरिक साइकिल। जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइकिल होता है, जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। क्योंकि वाटर साइकिल आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो कहते हैं कि वाटर साइकिल जो होता है वह सबसे अधिक वाटर साइकिल कराने में सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो प्लांट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कहते हैं आप चले जाइए मेघालय, हमारे भारत में मेघालय और चेरापूंजी ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे वहां पे क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं। तो जहां पे प्लांट्स की ग्रोथ काफी ज्यादा होती है वहां पे बारिशें जो होती है काफी ज्यादा होती है। वजह क्या होता है कि प्लांट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर के मतलब कि प्यूरिफिकेशन, वाटर के साइकिलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। क्योंकि ये क्या करता है कि विभिन्न तरह के मतलब के एटमॉस्फेयर को मेंटेन, इसलिए आज के डेट में हमारी भारत सरकार भी क्या करती है, प्लांटिंग के ऊपर काफी फोकस की हुई है, काफी अधिक से अधिक मात्रा में प्लांटिंग किया जा सके, जिसके चलते एटमॉस्फेयर का लेवल क्या रहे, मेंटेन है कि एटमॉस्फेयर का कार्बन का लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये जितने भी गैसेज हैं जिनका जो हमारे बॉडी पर क्या कहते हैं काफी बैड इफेक्ट डालते हैं, ये हमारे लिए इनकी एटमॉस्फेयर में लेवल मेंटेन रहे, इसीलिए ना भारत सरकार ने कई सारे इस तरह की स्कीमें लेकर आई है। आप उत्तर प्रदेश के योगी जी को क्या कहते हैं यूएसए द्वारा अवार्ड भी दिया गया था, जिन्होंने एक साल में सबसे अधिक प्लांट लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। तो इस तरह से प्लांटिंग करने में काफी, इससे क्या होता है कि अधिक मात्रा में प्लांटिंग करने से एटमॉस्फेयर का जो लेवल होता है वो काफी मेंटेन होता है। ठीक है, आपको बता दें कि पूरे विश्व का भारत और चीन दो एक ऐसा देश होता है, देश है जहां पे सबसे अधिक प्लांटिंग की गई, सबसे अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे टॉप लेवल पर है भारत और चीन, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन चीन का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सबसे अधिक प्लांटिंग की जाती है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि पूरे विश्व का 5% अकेले जो होता है ये प्रदूषण फैलाता है। यहाँ पर चिमनी, यहाँ पर प्लास्टिक, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक प्लास्टिक की यूज की जाती है, और प्लास्टिक जो होता है वो सबसे बैड इफेक्ट करता है वो एटमॉस्फेयर को, और सबसे अधिक प्लास्टिक की यूज करने वाला देश होता है वो चाइना है। सबसे अधिक यहाँ पर प्लास्टिक की सामानें यूज की जाती है, प्लास्टिक की थैलियाँ यूज की जाती है। आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो सबसे अधिक प्लास्टिक ही यूज होती है। वो हम जो तो मतलब ऐसी चीज मतलब प्लास्टिक जहाँ आप देखेंगे वहां पर प्लास्टिक दिखे, लेकिन एक चीज है यहाँ पर एक बेनिफिट होता है कि यहाँ पे रिसाइकलिंग की प्रोसेस काफ़ी अच्छी होती है। चीन में, क्योंकि हम चाइना में रहे हैं, हम चाइना में अभी भी हैं, तो यहाँ पर रिसाइकलिंग की प्रोसेस जो होती है काफ़ी बेस्ट कैटेगरी से होती है। इंडिया में क्या होता है कि प्लास्टिक यूज करके लोग फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर उस प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा करके उसको रिसाइकलिंग करके फिर से मार्केट में ला दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट होता है। क्योंकि चीन में पोल्यूशन इससे ज़्यादा फैलाया जाता है कि यहाँ पे चिमनियाँ काफ़ी अधिक चलती हैं। आप देखेंगे हमारे आसपास में जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास में वो गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 चिमनी हमेशा चलता रहता है, धुआं उसमें से निकलते रहते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब आप ये ठंडी के सीजन आता है तो चाहे जिस क्षेत्र में हम हैं ये काफ़ी ठंडी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जब
गर्मी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ठंडी का जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है वो -45-40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, -40 में जाता है। तो चारों तरफ क्या होता है, बर्फ ही बर्फ रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हर बिल्डिंग में फ्लोर हीटर लगाए जाते हैं। फ्लोर हीटर क्या होता है कि गर्म पानी की सप्लाई करता है, जिससे चलते आपका फ्लोर गर्म रहता है और कमरा गर्म रहता है, क्योंकि बाहर -40 डिग्री सेल्सियस, अगर अंदर भी -40 डिग्री रहे तो सोचिए क्या हाल होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जोन बाई जोन क्या होता है, यहाँ पे चिमनी लगाई जाती है। अब उसी चिमनी के सहायता से पानी को गर्म किया जाता है, जो चारों तरफ सप्लाई किया, तो मतलब पूरे ठंडी बार ये भयंकर प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि कोयला जलता है, और कोयला जलता सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 निकलता है, तो उसको तो प्लांट प्यूरिफाई कर लेगा, पर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन भी प्लांट नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का सिक्रेशन जो होता है वो चीन में होता है। यही वजह है कि पूरे विश्व का 5% अकेले प्रदूषण फैलाने वाला देश है ये। ठीक है, अब आइए, तो हम यही चीज हमारे पास अगर हम बात करें वाटर साइकिल का, तो कहते हैं कि वाटर साइकिल में सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो प्लांट का होता है। तो एक काम करिए, नीचे लिखिए, द मेन रीजन ऑफ दिस साइकिल या वाटर साइकिल इज फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। दूसरे पॉइंट में लिखिए, प्लांट यूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, प्लांट यूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, use large amount of water to maintain the hydrolytic skeleton and move elements in aqueous solution from soil। या एक काम, मूव ऐसे लिखिए, मूव केमिकल्स, ऐसे लिखो, मूव केमिकल्स अबाउट देयर बॉडीज। तीसरा पॉइंट लिखिए, प्लांट टेक एलिमेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉइल, एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉइल। तो कहा कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट में, क्योंकि प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या करता है, H2O का, हाइड्रोजन का यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, पहली चीज। दूसरा चीज, ये जो मिनरल्स न्यूट्रिशन को ट्रैप करता है, जो जाइलम फ्लोएम, तो ऐसे नहीं ना होता है कि सूखा मिनरल न्यूट्रिशन गया पैकेट में भर के लेके चला आया, ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स ही उसको मिलते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो केमिकल्स होते हैं और उसको लेकर आता है, वहां पर भी यूज हो गया। जो फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर, वो भी क्या होता है, प्लांट अपने वाटर के थ्रू होता है। आप देखते होंगे कि अगर प्लांट के वाटर निकाल लिया जाए तो प्लांट सूख जाता है। ठीक है, तो मतलब कि वाटर जो है प्लांट के लाइफ की बड़ा इंपॉर्टेंट कड़ी होता है। अगर वाटर की सप्लाई बंद कर दिया जाए तो प्लांट क्या करता है, डेथ कर जाता है। आप देखे होंगे, अपने गमले में पौधा लगाते हैं, अगर गमले के पौधे में पानी नहीं डालेंगे तो पौधा क्या करता है, सूख जाता है, क्योंकि जब तक उसको आप वाटर की सप्लाई नहीं देंगे, और वाटर की सप्लाई नहीं देंगे तो वो वाटर का क्या करते हैं, वो प्लांट जो है वह वर्क नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि वाटर की सप्लाई प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, कि अगर वाटर की सप्लाई नहीं होगा तो वो क्या करता है, वो उस तरह से वर्क नहीं कर पाता है, उस तरह से वो फंक्शन शो नहीं कर पाता है। तो इस तरह से अगर आप सोर्स की बात करें तो ये होता है हमारे पास वाटर साइकिल की कहानी। कहते हैं कि वाटर साइकिल जो होता है वो दो लेवल पर, अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें और एक ट्रॉपिकल लेवल पर, दो तरह की हम लोग वाटर साइकिल पढ़ते हैं। एक होता है ग्लोबल वाटर साइकिल, एक होता है ट्रॉपिकल वाटर साइकिल। ठीक है, हम पहले अगर ग्लोबल वाटर साइकिल की बात करें तो कह रहा है कि वाटर जो है, मान लीजिए जो ओशियन है, महासागर, ये जो हमारे पास, या आप समझ लो कि हम लेकर शुरू करते हैं आसमान से या बादल से लेकर आते हैं। ठीक है, या वाटर जो होता है वो वाटर वो वेपर के फॉर्म में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। वाटर
वेपर फॉर्म, वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर इन एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में ये हमेशा वेपर के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और जब ये कंडेंस होता है तो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, यानी बादल बनता है, ठीक। जब ये वेपर कंडेंस होता है तो क्या बनता है, क्लाउड्स, यानी कि बादल बनता है। जब यही बादल जो होता है क्या करता है, रेन बनकर, यानी बारिश बनकर और स्नो बनकर, कुहासा जिसको हम लोग कहते हैं, वो जमीन पर आता है। समझो यहां से, ठीक है। अब क्या होता है कि अब रेन हुआ। अब जब रेन जो होगा तो वो रेन दो जगह जाएगा, एक ग्राउंड पे आएगा जो ग्राउंड वाटर के रूप में काम करेगा, जो मिट्टी को मिलेगा, ग्राउंड वाटर सॉइल, ठीक है। जरूरत नहीं है कि सारे पानी जमीन पर ही गिरे या पेड़ पौधे को ही मिले, कुछ जो होते हैं वो सब ओशियन में गिरते हैं। ओशियन हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है, या लेक हो गया, यहां पे भी तो ये गिरते हैं, ठीक। ये खासकर जो ये पानी होते हैं इसका यूज प्लांट नहीं करते हैं। प्लांट जो होता है वो हमेशा सॉइल वाटर का यूज करता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेगा, वेपर बनेगा तो फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा कि नहीं, कर सकते हैं ना इवोपरेशन, वेपर फॉर्म में आएगा तो वो कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। इतना ही नहीं, ये जो इसका यूज जो है वो प्लांट करते हैं, इसका यूज क्या करते हैं, प्लांट करते हैं इसका यूज, किसके रूप में, अपना खाना बनाने में। अब ये जो प्लांट होते हैं तो प्लांट का भी बहुत सारे वाटर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर है, फोटोसिंथेसिस के दौरान 97% वाटर जो होते हैं वो इवेपोरेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसको आगे चलकर हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, या आप रेस्पायरेशन कह सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो जरा गौर से देखो, ये जितने भी प्लांट, ये सारे सिस्टम क्या होता है, अगर मान लो कि ये जो वाटर है या जो रिवर का वाटर है एनिमल भी यूज करता है। एनिमल क्या करता है, जो बारिश की जो पानी होती है वो ओशियन पानी, खासकर ये जो सप्लाई हम लोग को मिलता है वो नदियों के पानी से मिलता है, या हम लोग सॉइल वाटर का भी यूज करते हैं, वो दोनों वाटर यूज करते हैं। सॉइल वाटर का यूज कहाँ, हम लोग हैंडपंप चलाते हैं तो सॉइल वाटर का यूज करते हैं। जो नदियों में से पानी, जो सप्लाई की पानी आती है वो किसी न किसी नदी और समुद्र से, नदी से ही आता है या समुद्र की प्यूरिफिकेशन से आता है। तो यहाँ वो भी पानी क्या करते हैं हम लोग, फिर जब हम लोग यूज करते हैं, इवापोरेट होता है। तो रेस्पिरेशन के दौरान चूंकि हम जब भी सांस छोड़ते हैं, आप गर्मी के दिनों में तो ठीक है समझ में नहीं आता है, ठंडी के दिनों में जब सांस छोड़ते हैं तो भाप निकलता है, और जब उससे आप हाथ से टच करते हैं तो लगता है कि हमारा हाथ जो होता है मॉइस्चर हो जाता है। तो यहां पर भी क्या है, रेस्पिरेशन में भाप निकलता है। तो इस तरह की देख रहे हैं, ये पूरा वाटर पार्ट, सारा साइकिल आकार क्या करता है, ये आकर यहां पर कलेक्ट हो गया। मतलब कि कुल मिलाजुला के जो एटमॉस्फेयर का वाटर होता है वो क्या करता है, एक जगह आकर इकट्ठा होता है। तो ये पूरा ग्लोब में काम करता है, इसीलिए आगे चल के हम लोग कहते हैं ग्लोबल वाटर साइकिल। बहुत आसान है ग्लोबल वाटर साइकिल बनाना, ठीक है। लेकिन जब उससे हम लोग ट्रॉपिकल लेवल पर बात करेंगे, प्लांट एनिमल के बीच में बात करेंगे, तो क्या कहते हैं उसको, स्मॉलर वाटर साइकिल या ट्रॉपिकल वाटर साइकिल कहते हैं। तो आपको ग्लोबल वाटर साइकिल याद रखना है, बहुत आसान है याद करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको एग्जाम में पूछेगा वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करे, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, इसको डायग्राम को बना देना है और रटना नहीं है। बस आपको सोचना है कि बादल जो है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स होता है वो कहां कहां जाता होगा। तो जाता होगा किसके पास, पहले तो बादल बनेगा, क्योंकि पानी जब तक एटमॉस्फेयर से नीचे नहीं आएगा तब तक कोई खेल नहीं होगा। और आएगा तो कैसे बनेगा, या तो बादल के रूप में, या तो स्नो। जैसे बादल होगा तो बादल जो होगा वो दो फॉर्म में वाटर को भेजेगा, एक जो होगा बारिश होगा, एक होगा स्नो, ठीक है।
फिर उसके बाद आगे की वाटर की कहानी होती है। ठीक, अब इसके बाद लिखिए इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन वाटर साइकिल। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन वाटर साइकिल। लिखो वी, ऐसा लिखो, फर्स्ट पॉइंट पे लिखो द विथड्रॉ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम स्ट्रीम, लेक, रिवर एंड अंडरग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड सोर्स। दूसरा लिखिए वी क्लियर वेजिटेशन फ्रॉम लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, road and building, construction, etc. and sometimes cover the land with building, concrete or asphalt. The increased runoff reduce infertilization that regress groundwater supply हो गया, ग्राउंड वाटर सप्लाई, इंक्रीज द फ्लड रिस्क एंड accelerate the soil erosion and landslide. We also increase the flooding by destroying wetland which act like a sponge to absorb and hold overflow of water. तीसरे पॉइंट में लिखिए we add nutrients यानी phosphorus, nitrate, etc. from the fertilizer and other pollutant to water. This overload of nutrient and pollutant can be changed the entire neural ecological balance, that purity of water. तो कहा कि हम आज के डेट में कई सारे इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, लगातार हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। जब जाहिर सी बात है पेड़ पौधे काटेंगे तो हमको क्या होगा, वाटर की लेवल घटने लगेंगे। इतना ही नहीं, आपको हर काम, खेती से लेकर हर जगह पानी का यूज करना है। वो कपड़ा धोना हो, खेती करना हो, रोड बनाना हो, हर जगह पानी का यूज करना है। इतना ही नहीं, हम आज के डेट में केमिकल्स इंडस्ट्री भी चलाते हैं तो वहां पर भी पानी हम निकालते, जो केमिकल का पानी का यूज करना पड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करना होता है। और आपको बताया कि ये जो केमिकल्स निकलते हैं वो ले आकर पानी में डाल दिए जाते हैं, जिसके चलते उस रहने वाले जीव जंतु भी इफेक्टिव हो जाते हैं। ये बड़ा ही नुकसानदायक होता है वाटर, अगर हम ह्यूमन जो होते हैं बहुत बेकार करते हैं। आप चले जाओ कई जगह शहरों में, कहीं कहीं पर किसी देश में पानी, कई राज्यों में पानी नहीं मिलता है, और किसी किसी राज्य में रोड जो होता है, गर्मी के दिनों में लोग रोड को सुखाते हैं पानी डाल डाल के। धन्य है हमारे देश के लोग। अभी कौन सा पानी को, पीने वाले पानी को, ये भी नहीं गंदे पानी से रोड सुखाते हैं, नहीं, वो पीने वाले पानी से जो होते हैं रोड सुखाते हैं, उसके धूल दबाते हैं और दिन भर में शाम को कम से कम कई हजार लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। उस इंसान को पानी की कीमत समझनी चाहिए राजस्थान के लोगों से, कि जहां पर राजस्थान, जहां ऐसे राज्य, जहां पर पानी की बहुत किल्लत होती है, वैसे लोगों को वहां भेज देना चाहिए। तो ये बहुत अजीब अजीब तरह के लोग हमारे देश में पाए जाते हैं, तो ये बहुत नुकसानदायक होता है। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका कार्बन साइकिल। ये साइकिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी होती है। आपको हम बताएं कार्बन साइकिल का जो स्टेप होता है, आप थोड़ा सा एक एक करके स्टेप समझना, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 साइकिल, हेडिंग है CO2 साइकिल, या आप कह सकते हो कार्बन साइकिल। सबसे अच्छा रहेगा कार्बन साइकिल पढ़ो, बेहतर। हम लोग एटमॉस्फेयर में कार्बन साइकिल को ही ज्यादा रोल दी गई है। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 जो होता है वह एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब समझो, यहां से जो एटमॉस्फेयर से CO2 होता है, यहां पर एक एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया होते हैं। ये एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया इसका यूटिलाइजेशन करते हैं पहले, ठीक है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में, जिसको हम लोग कहते हैं कीमोसिंथेसिस या कीमो ऑटोट्रॉपी। नाम होता है कीमोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, ठीक। और जब ये डीके करते हैं या रेस्पायरेशन करते हैं, डीके या रेस्पायरेशन करते हैं, डीके का मतलब क्या? डेथ करना। तो इनके बॉडी में CO2 होगा, वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो रेस्पायरेशन करते हैं तो ये क्या करते हैं, यहां से एटमॉस्फेयर में CO2 का मेंटेन आ जाता है, CO2 फिर से, ठीक। अब इसके बाद इसके आगे की प्रोसेस देखें तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर का लेवल। अगर मान लीजिए कि जो यहां से जो बैक्टीरिया हुए या एटमॉस्फेयर का ही CO2 का यूज जो होते हैं वो प्लांट करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। लेकिन जब प्लांट भी क्या करते हैं, अगर डेथ कर गए, जो क्या होते हैं नीचे जाते हैं, और आप डेथ कर गए यानी डीके कर गए, तो इसके कार्बन भी क्या, आप इसको जब जलाते हो तो CO2 निकलता है, कहां जाता है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इतना ही नहीं, ये रेस्पायरेशन भी करता है प्लांट, आपको पता है कि नहीं? रात के समय में प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, CO2 छोड़ता है, वो भी रेस्पायरेशन करता है। ह्यूमन हम लोग हमेशा, एनिमल जो होते हैं हमेशा CO2 छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट जो होते हैं वह दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं पर रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये भी रेस्पायरेशन करेगा तो एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, ये प्लांट जो अगर कभी डिकम्पोज हो गया, जमीन के अंदर अर्थ आपदा में दब गया, तो क्या करता है? ये कोल बनाता है, कोयला बनता है, कहते हैं ना जीवाश्म में जो कोयला होता है। इतना ही नहीं, जो एनिमल होता है ये भी अगर प्राकृतिक आपदाएं आती है, जमीन में दब जाता है, तो क्या बनाता है? कोयले का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉसिलाइजेशन। ये भी होता है फॉसिलाइजेशन, ठीक है, या फॉसिलेशन भी कहते हैं, फॉसिलेशन ही रखो, ठीक है। जो कि तो फॉसिलेशन होता है डिकेइंग के बाद। और जब ये एनिमल जो होता है, आपको ही पता है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, जब हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, या हम लोग जब डेथ करते हैं, तो किस में कन्वर्ट होता है? CO2 में। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब समझो, जो कोल होता है, जो हमारे मार्केट में कंबस्शन जब जलाया जाता है, कंबस्शन, जब इसको हम लोग जलाते हैं तो क्या मिलता है हमको? जब इसको हम लोग जब भी जलाते हैं तो कंबस्शन जब करते हैं तभी क्या करता है? एटमॉस्फेयर में निकलता है। अब सोचो, तो जब जलाते हैं तो फिर भी क्या गया? CO2 मिलता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, पूरा साइकिल जो होता है वह कंप्लीट होता है। तो जो एटमॉस्फेयर का CO2 था वो पुनः एटमॉस्फेयर में वापस लौट जाता है, ठीक है। तो ये है आपका कार्बन साइकिल। क्लियर? तो आप इसको बना लीजिए।
कार्बन साइकिल काफी एग्जाम अच्छा साइकिल है, इंपॉर्टेंट साइकिलों में से एक साइकिल आता है ये। और उसके बाद लिख लीजिए इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन कार्बन साइकिल। इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन कार्बन साइकिल लिखिए। पहला लिखिए बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल wood and large amount of CO2 in the atmosphere. दूसरा लिखिए we cut the tree and other plants that absorb CO2 faster than they can regenerate themselves। मतलब हम प्लांट को रेगुलर क्या कर रहे हैं, काट कर हम अपना खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। CO2 का लेवल दिन पर दिन एटमोस्फेयर में क्या करेगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ेगी। थर्ड लिखिए द above two activities increase the earth average atmospheric temperature या अर्थ टेम्परेचर by adding excess CO2 to atmosphere the increased concentration of atmospheric carbon dioxide and other gases, ब्रैकेट में लिख लो ग्रीन हाउस गैसेस, could enhance the planet nature या planet natural greenhouse effect which help warm the lower atmospheric या troposphere and the earth surface, the resulting global warming। तो जाहिर सी बात है जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ेगा, जिसके चलते क्या होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की चांसेस जो होती है वह इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो आपको इतनी तक कंसेप्ट हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद जब हम लोग कंसेप्ट आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो उसकी कंसेप्ट क्या है। अब देखिए जो भी हमारे पास कंसेप्ट हम आगे अब डेवलप करने जा रहे हैं, तो अब अभी तक तो हम लोग सीख लिए इसके मेन क्या कहते हैं। अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग सीखेंगे इनके न्यूट्रिशनल साइकिल के बारे में। और न्यूट्रिशनल साइकिल में सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब याद रखना ये साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट साइकिलों में से एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है ये, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आपको बताएं कि नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में जब क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद का अगर नाइट्रोजन जो होता है, जो एटमॉस्फेयर में अच्छे खासे क्वांटिटी में क्या होते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो भी नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है उसका कम से कम 2% जो होता है वो पूरे ग्लोबल वार्मिंग का प्लांट यूज करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, 2% नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि मान लीजिए कि करीब करीब हमारे पास अगर 78% ऑक्सीजन होता है और बाकी जो डाटा हमारे पास होता है करीब करीब 26 या 27% नाइट्रोजन होता है, तो वहां का सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो होती है वह कौन करता है, प्लांट करता है। ठीक है, अब ये जो प्लांट जब भी यूज करता है तो सबसे पहला जो नाइट्रोजन साइकिल में हमें कई सारे फॉर्म याद रखना है, इसे कहते हैं हम लोग अमोनियम फॉर्म। ठीक है, तो पहली कहानी जो होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, अमोनियम आयंस को अभी हम बताएंगे क्या, ये क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करते हैं, NO2, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट। ठीक है, अब ये नाइट्रेट जो होता है फिर कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, NO3। सारे बैक्टीरिया पार्टिसिपेट इसमें करते हैं।
ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें इस साइकिल में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वह बैक्टीरिया का होता है। मतलब इससे बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं अपना इंपॉर्टेंट रोल काम करते हैं। अब आपको पहले हम इससे कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, फिर आपको हम इसके साइकिल के बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले हम इसके थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, थोड़ा ये लेक्चर हम बड़ा करेंगे, आप घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम वैसे बड़ा करते हैं, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल काफी इंपॉर्टेंट साइकिलों में से एक आता है। ठीक है, अब देखो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबसे पहला हेडिंग होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन एसाइलेशन। ठीक है, तो इसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे में अगर आपको एग्जांपल दे दें, जैसे में एजोबैक्टर, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, या आपका क्लेसिबेरिया, क्लेबिसेला, या इसमें कई सारे जैसे क्लोस्ट्रेडियम, ये सभी के सभी जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए काम करते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप काम करते हैं। सिम्बायोटिक में क्या होता है, सिम्बायोसिस का मतलब सहभोजिता का मतलब होता है कि प्लांट को ये नाइट्रोजन देते हैं और प्लांट इनको बदले में खाना देता है, तो दोनों को नुकसान नहीं है, इसे बोलते हैं हम लोग सिम्बायोसिस यानी कि सहभोजिता। ठीक है, इस तरह से कई सारे प्लांट होते हैं, जैसे लेग्यूम प्लांट हैं जो दलहन पौधे होते हैं, तेलहन पौधे होते हैं, उसके अंदर जो होता है वो राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम होता है, या कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में जैसे में ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो कई तरह की यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी की एग्जांपल आप याद रखो, नॉस्टॉक। ये जो कई तरह की इसमें क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। ठीक है, जैसे में आप एक्टिनोमाइसिटीज ले लो, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जांपल आप ले लो जैसे में फ्रैंकिया। तो इस तरह से कई सारे जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली इस कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहली बात जो हमारे पास आता है नाइट्रोजन एसाइलेशन। तो आप एक काम को डिफिनेशन लिख लो, नाइट्रोजन एसाइलेशन नाम ही है इकट्ठा करना। नाइट्रोजन एसाइलेशन लिखो, द प्रोसेस, ऐसे एक काम करो, इसका डेफिनेशन को थोड़ा सा लिखो, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन नाइट्रेट इन द सॉइल, is taken up by plant which are converted to amino acid and finally to plant protein. This process is called नाइट्रोजन एसाइलेशन। मतलब कि जो भी कन्वर्जन है, कन्वर्जन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो सॉइल में जो होता है नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है नाइट्रेट के फॉर्म में, अब नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट करना, फाइनली एमिनो एसिड में कन्वर्ट करके फिर तो जो भी प्लांट क्या होता है, जो प्लांट की प्रोटीन होता है जनरली जो भी प्रोटीन होता है एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है, तो जनरली नाइट्रेट में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन एसाइलेशन, तो कह सकते हैं कि द प्रोसेस फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम कहां से कहां तक, नाइट्रेट टू एमिनो एसिड, कहां से कहां तक, नाइट्रेट से लेकर भाई नाइट्रेट NO3 माइनस से लेकर NO2 कन्वर्ट होना, फिर उसके बाद NH3 बनना और फिर यहां से बनना एमिनो एसिड। ठीक है, और यहां से बनता है प्लांट प्रोटीन। मतलब ये पूरा साइकिल यहां से यहां तक की पूरी प्रोसेस, तो कन्वर्जन टू नाइट्रेट टू क्या कहते हैं एमिनो एसिड या प्लांट प्रोटीन इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसाइलेशन। ठीक है, तो ये होता है नाइट्रोजन एसाइलेशन। अब इसके बाद दूसरा टर्म आता है, हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अमोनिफिकेशन,
तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास प्लांट होता है, आप लिख लो, द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन into ammonia is called अमोनेशन। मतलब अब जो भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमारा, सॉरी ये नाइट्रोजन एसाइमिलेशन हो गया। अब जो ये प्लांट जो था, ये प्लांट प्रोटीन बना या जो एमिनो एसिड बना, ठीक है, एमिनो एसिड से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया, NH3 बनाने की प्रक्रिया, या जो हमारे पास अमोनिया बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्या, प्लांट प्रोटीन या एमिनो एसिड टू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। कितना आसान काम है। तो लेकिन इसको ध्यान रखेंगे, ये आसानी से होता नहीं है। इस अमोनिफिकेशन कराने के लिए भी जो होते हैं बैक्टीरिया की या फंगी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, तो लिखिए, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, अमोनिया टू नाइट्राइट, अमोनिया टू नाइट्राइट फर्स्ट एंड देन into nitrate, then into nitrate is called nitrification, is called नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट होना और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, तो ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। और ध्यान रहे, यहां पे इस प्रोसेस को कराने के लिए भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये दोनों की कहानी में क्या होते हैं, बैक्टीरिया लगते हैं। जैसे में जो अमोनिया से नाइट्रेट होता है, इसमें काम करता है नाइट्रोसोमोनास। ये मार्क कर लेना, कई बार का क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। नाइट्रोसोमोनास होता है अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोबैक्टर ये जो होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में, और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में। ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है, ठीक है। तो नाइट्रोबैक्टर जो होता है वह, और नाइट्रोसोमोनास, तो दोनों कहानी अलग अलग है। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, तो डीनाइट्रिफिकेशन के लिखो, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू फ्री नाइट्रोजन, into free nitrogen is called डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब कि नाइट्रेट से, अब यहां जो नाइट्रेट आया, अब इस नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, यह कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। और यहां पे कई तरह की बैक्टीरिया पाई जाती है कन्वर्जन के लिए, जैसे स्यूडोमोनास, कोलेस्ट्रेडियम, ठीक है, डिसल्फोवीरियो, DESULFOVIBRIO, डिसल्फोरियो। तो ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, इनको नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट करने में अमोनिफिकेशन, नाइट्रेशन, सॉरी पहला चीज होता है नाइट्रोजन एसाइमिलेशन, फिर उसके बाद एमोनिफिकेशन, नाइट्रेशन, या उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये सारा साइकिल, इस सारे चीजें जो होते हैं वो साइकिल में पार्टिसिपेट करते थे। इसीलिए आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा।
ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है आपके एग्जाम ऑफ व्यू के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट साइकिलों में से इसको आप यूज करते हैं। अब इसको हम बैठा देते हैं साइकिल पे, ठीक है। अब इसका हम एक साइकिल बना देते हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, समझिएगा, अब ये क्या करता है कि इसका यूज करता है प्लांट, ठीक, जिसको लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, अब इसका यूज करता है एनिमल, करेगा। अब ये जाएगा सॉइल में, किसके रूप में, अमोनिया इन सॉइल, अमोनिया के रूप में ये सॉइल के अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये प्लांट इसको मिलेगा, एनिमल से भी इसको मिलता है, प्लांट से ही मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या नाम देंगे, अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो एनिमल होता है ये कन्वर्ट करता है किसमें, अमोनिया जो होता है कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, NO2 माइनस में, जिससे कहते हैं हम लोग, ये भी होता है नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, ये भी होता है आपका क्या, नाइट्रिफिकेशन। अब क्या होता है कि ये नाइट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आई बात समझ में। तो ये भी हो गया नाइट्रिफिकेशन, या इसको बोलते हैं हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन, या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ये भी होता है नाइट्रिफिकेशन। तो इस तरह से साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यह है आपका नाइट्रोजन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है ये, ठीक है। आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होता है नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि ये कई बार का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको कभी भी लापरवाही से मत रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर बना लीजिएगा। हम तो यहां कुछ चार्ट आपको बना दिए हैं, आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और इसके जो फंक्शन है इनका हम चार्ट बना दिए हैं, और आप इसको क्या करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कि लेगुमिनस राइजोपस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, या नॉन लेगुमिनस जो का फ्रॉन्किया, ये दोनों प्लांट जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वेरियस बैक्टीरिया फंगी एमिनो जो एक्टिनोमाइसिटीज होता है वो एमिनोफिकेशन करता है, ठीक है। और उसके बाद से नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद स्यूडोमोनास क्लोस्ट्रिडियम और डिस्फ्लोरोविया, ये जो होता है वह नाइट्रेट और को अमोनिया में, और अमोनिया से क्या करता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिए, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। लिखिए, द लार्ज अमाउंट ऑफ NO into the large amount of nitrous oxide into the atmosphere by burning of any fuel at high temperature ब्रैकेट में लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ N2 प्लस NO इक्वल टू 2NO, ये रिएक्शन लिख लो। ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, N2 निकलता है तो NO बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, हो गया। लिखिए, इन द एटमोस्फियर NO कैन बी कन्वर्टेड इनटू NO कैन बी कन्वर्टेड इनटू, एटमोस्फियर में किस कंडीशन में कन्वर्ट होता है, NO2 माइनस या NO2 गैस, कन्वर्टेड इनटू NO2 गैस। अब ये H2O के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है HNO3, देन नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड जो एटमॉस्फेयर की कहानी हो रही है, कहां पे,
एटमॉस्फेयर में, और वहां पे बारिश के बूंदों के साथ ये क्या करेगा, अब ये रेन के साथ ये नीचे आएगा तो कहलाएगा एसिड रेन, तो काफी नुकसानदायक होता है। तो क्या लिखे, एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर बना NO2 गैस, देन HNO3 which are return to the earth surface with rain water, yeah, with rain is called acid rain, which so dangerous effect. Okay, next point पे लिखिए, we add N2O to atmosphere through the action of anaerobic bacteria on livestock waste or commercial inorganic fertilization supply in the soil. This gas can warm the atmosphere and deplete the ozone layer. ठीक है, तीसरा पॉइंट पर लिखिए, नाइट्रेट आयन इज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैन लीच थ्रू द सॉइल एंड कंटिमेट द ग्राउंड वाटर which is harmful to drink, especially infant and children. मतलब कि जब जाहिर सी बात है कि मिट्टी के अंदर जो सॉइल, जब हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उसमें से नाइट्रेट होगा, वो पानी के साथ जाकर मिलेगा, और वो क्या होता है, जब हम लोग को मिलता है पीने के में, बच्चों को मिलता है तो काफी नुकसानदायक होता है। चौथा पॉइंट में लिखिए, वी रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन store in soil and plant as a gaseous compound into a troposphere through the destruction of forest, grassland and wetland. पांचवा लिखिए, we impair aquatic ecosystem by adding excess nitrate in agriculture, roof and discharge from municipal sewage system. पांचवा नेक्स्ट लिखिए, we remove nitrogen from the top soil while harvesting nitrogen rich crop, irrigate crops and burn or clear the grassland and forest before planting the crop. अब जो अगला साइकिल है वो है फास्फोरस साइकिल। कहते हैं कि फास्फोरस जो होता है जनरली रॉक सॉल्ट के रूप में पाया जाता है मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब ये रॉक के रूप में पाया जाता है। अब हमारे बॉडी में भी जो टीथ होता है, बोन्स होते हैं, वो फास्फोरस के बने होते हैं, फास्फोरस होता है उसमें, कैल्शियम और फॉस्फेट 2 चीज होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो रॉक सॉल्ट होता है, जब रॉक सॉल्ट का इरोजन होता है तो वो फॉस्फेट क्या करता है, डिजॉल्व हो जाता है। कहते हैं नेपाल में जो पहले जब रावण और राम के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय के जमाने में जो जितने लोग मरे थे, तो वहां पर क्या हुआ था, इकट्ठा होने के बाद वो एक आज के डेट में एक चट्टान का निर्माण कर गया। अभी जो आपका जिसमें अभी चल रहा था दशहरा, उसमें एक न्यूज चैनल जो था उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया था, शायद न्यूज 18 ने पूरे इसका सर्वे किया था, और उसमें बताया भी था उन्होंने कि कैसे रॉक सॉल्ट जो है वहां पे नेपाल के किसी जंगल में पाया गया जहां पे युद्ध हुआ था, और वहां पे उसको लेकर वो बर्न किया था, तो वो पहाड़ जो था वो जलना शुरू हो गया था, और जलने के बाद उसमें हड्डी की खुशबू आ रही थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो हड्डी जैसे महक आ रही थी, तो इसका मतलब कि वो पत्थर पहाड़ तो है, लेकिन वो कैसा है, फॉसिल्स पहाड़ है। मतलब कई सारे जब वहां पर फाइटिंग के दौरान युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत लोग मरे थे, तो वहां पर इकट्ठा हुआ था पूरी बॉडी, और कई साल के बाद वो क्या किया, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गया। तो जो इरोजन होता है तो डिजॉल्व फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो क्या करता है, वो ये जो डिजॉल्व फॉस्फेट होता है वो फास्फोरस सिंथेसिस करता है।
और फास्फोरस सिंथेसिस के दौरान क्या मिलता है, प्लांट को मिलता है। प्लांट किसे बैक्टीरिया के पास होता है, या जो एनिमल होता है एनिमल के में भी जो बैक्टीरिया यहां से बैक्टीरिया को मिलेगा वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो फॉस्फोसिंथेटिक, ध्यान रहे फॉस्फोसिंथेटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, इसको डिजोल्व फास्फोरस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये पूरी की पूरी साइकिल चलती है। फास्फोरस साइकिल उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। आप लिख लीजिए इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन फास्फोरस साइकिल। पहले लिखिए लार्ज क्वांटिटी इन माइन लार्ज क्वांटिटी of phosphate rock to make the commercial inorganic fertilizer and detergents दूसरा लिखिए we rub the available phosphate in the soil by cutting down forest। और चौथा लिखिए we disrupt aquatic system with phosphorus from runoff of animal waste and fertilizer and discharge from the nutrient system। तो ये है आपका क्या चीज, नाइट्रोफॉस्फोरस साइकिल। ठीक, अब इसमें एक साइकिल और आपको है, वो है सल्फर साइकिल। हम आपको चार्ट बना देते हैं, आप उसको केवल तैयार रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नाइट्रोजन साइकिल का ही है। तो आप इसको गौर से देखिए, ये है आपका सल्फर साइकिल। अब इसमें क्या हुआ, ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो होता है सल्फर हाइड्रोजन सल्फेट होता है। अब ये हाइड्रोजन सल्फेट जब क्या है, HSO4 है, ये HSO4 है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है फिर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो SO3 बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, जब ये H2O के साथ मिलता है तो H2SO4 बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अमोनिया के साथ मिलता है तो NH3SO4 का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस SO4 बनाता है, अमोनियम सल्फेट बनाता है। अब जो अमोनियम सल्फेट हुआ इसका यूज जो होता है वह एटमॉस्फेयर में एसिडिक प्रॉपर्टी पर प्रेसिपिटेशन बनता है, उसी का यूज जो होता है वह प्लांट करता है। ठीक, अब जो ये प्लांट यूज करता है, प्लांट से किसको, एनिमल को। एनिमल जब मरता है तो डिकेइंग मैटर बनता है, जब डेथ करता है तो, और जैसे देख के प्लांट मरे या एनिमल मरे डिकेइंग मैटर बनेगा, और फिर वो क्या होगा, मिट्टी के अंदर जाएगा तो सल्फेट सॉल्ट बनेगा, और वो फिर से क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। आसान है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, वह H2O के साथ मिलकर हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ये अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम सल्फेट बनाता है, NH3SO4 का होल ट्वाइस या NH3 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, अब जो ये अमोनियम सल्फेट बनता है वो क्या करता है, फिर ये अमोनियम सल्फेट एसिडिक फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में एसिडिक फॉग के रूप में जाता है या प्रेसिपिटेशन के रूप में जाता है, वहां से प्लांट को मिलता है, प्लांट से एनिमल को देता है, एनिमल या प्लांट या एनिमल दोनों मरता है तो डिके होता है और सरफेस में दबता है, वहां से सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और फिर क्या, हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है सल्फर का भी फॉर्मेशन करता है, फिर सल्फर क्या करता है, सल्फेट सॉल्ट बना लेता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आप लिख लीजिए इसका इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन सल्फर साइकिल। पहले लिखिए वी बर्न द सल्फर कंटेनिंग कोल एंड सॉइल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इसका यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए वी रिफाइन द सल्फर कंटेनिंग प्रोड्यूस पेट्रोलियम टू मेक द gasoline, heating oil, etc. थर्ड में लिखिए we convert the sulfur containing metallic mineral
ore into free metal such as copper, lead and zinc release large amount of sulfur dioxide gas into atmosphere। ठीक है, तो ये है आपके पूरी साइकिल। थोड़ा बड़ा है पर कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आप इस साइकिल को कंप्लीट कर लीजिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम क्या होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है, डिजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है। हम अगले क्लास में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।